गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को जैसा कि पता है कि पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की थी। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को लेकर के हम आए हैं। तो आप लोगों से आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि आपको और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन आपको साइड में शो होगा, उसको दबाना ना भूलें, जिससे कि क्या होगा, आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जो भी वीडियो डाली जाएगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और इस प्रकार से आपकी कोई भी वीडियो छूटेगी नहीं। ठीक है। और आपको क्या करना है कि वीडियो देखना है, एक निश्चित टाइम बना लीजिए जिस पर अपने घर पर कि हमें 1 घंटे पढ़ना है इस टाइम से इस टाइम तक। आपको वीडियो 4 से 5 4 बजे आपको मिल जाएगी। ठीक है। पर डे 4 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को ध्यान से पहले देखिए, इसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को आप जब टच करेंगे तो उस लिंक को टच करने के बाद क्या होगा कि वो एक फाइल ओपन हो जाएगी। उस फाइल में आपको नोट्स मिल जाएंगे, उनको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। कल कई लोगों के मैसेज आ रहे थे कि लिंक से फाइल ओपन नहीं हो रही है, तो ये मोबाइल में कभी कभी दिक्कत आ जाती है। कुछ लोगों के उनका मोबाइल जो है सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, एडोब रीडर को डाउनलोड कर लीजिए। एडोब रीडर को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर क्या होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर जब आप लिंक को टच करेंगे तो आसानी से आपकी फाइल आपके मोबाइल में खुल जाएगी और जब खुल जाए तो उसे अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते जाइए। विधिवत बिल्कुल लगातार आपको लेक्चर मिलने जा रहे हैं। ठीक है। तो आप लगातार इस चैनल को देखते रहिए। तो आज का स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। तो कल के टर्न पर मैंने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी से संबंधित, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से संबंधित ही कुछ क्वेश्चंस हैं, आज हम उनको स्टडी करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोगों ने शायद याद ही कर ली होगी। मैंने आपको एक तरीका बता दिया था, जो आपको नोट्स मिले थे उसमें एक तरीका लिखा हुआ है। फिर से मैं बता दे रहा हूं एक बार। लिखवा सर का नाम जी, अलमन जिम फे कडटल कोनी सन की लेड है, तांबा पारा चांदी पंडित जी को देंगे, प्लेट में सोना रखकर उल्टे हैलोजन ले जाएंगे। ये आपके हैलोजन है। कौन है ये आपके हैलोजन है। और ये आवर्त सारणी में जो पीरियोडिक टेबल आपकी होती है उसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे लिखे होते हैं, यानी उल्टे लिखे होते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। और वहाँ पर फ्लोरीन ऊपर होता है, आयोडीन नीचे होता है। यहाँ पर क्या कर दिया है, उसको पलट दिया, उल्टा कर दिया है। समझ में बात आ गई। तो अब हम आज सबसे पहले इस हैलोजन के संदर्भ में ही क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, एक प्रश्न आता है कि हैलोजन अम्लों को उनकी बढ़ती हुई ऑक्सीकारक या घटती हुई ऑक्सीकारक क्षमता, इसी प्रकार से अपचायक क्षमता के क्रम में लिखिए। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर ऑक्सीकारक क्षमता का घटता क्रम। ऑक्सीकारक क्षमता का घटता क्रम। ठीक है। ऑक्सीकारक क्षमता का घटता क्रम मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑक्सीकारक क्षमता किस बात पर डिपेंड करती है। हैलोजन की ऑक्सीकारक क्षमता उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, कौन सी प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है कि कोई हैलोजन कितना ऑक्सीकारक होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा उसका क्या होगा, अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन होगा। और जिसका अपचयन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। इसको हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। पिछले से पिछली वीडियो में कुछ वीडियो आई थी, मतलब मेरी एक ऑक्सीकारक अपचायक की और ऑक्सीकरण अपचयन की, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की एक वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप देख लीजिए। उसमें वॉइस थोड़ी सी धीमी होगी, आप ईयरफोन लगा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि उस टाइम मेरे पास माइक नहीं था, लॉकडाउन की स्थिति थी। तो ध्यान दीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, मैंने कल भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा ग्रहण करेगा उसका क्या होगा, अपचयन होगा। और जिसका अपचयन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा है,
तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है, लेकिन इसका उल्टा ग्रहण करने की बढ़ती जाती है। तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो बढ़ी 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 और इस प्रकार से बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किन में हो जाएगी? हैलोजन में हो जाएगी। किसमें हो जाएगी? हैलोजन में हो जाएगी। हैलोजन को हैलोजन क्यों कहते हैं पता होगा आप लोगों को। हैलोजन शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, हैलो प्लस जेंस। ठीक है, किन शब्दों से मिलकर बना है थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। हैलोजन, हैलोजन शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, हैलो प्लस जेंस। ठीक है, जिसमें से हैलो का अर्थ है समुद्री लवण, सी साल्ट। ठीक है, और जेंस का अर्थ है उत्पन्न करना। ठीक है, यानी जिनके लवण समुद्रों में पाए जाते हैं उनको हम हैलोजन कहते हैं। जैसे कि क्लोरीन का लवण NaCl नमक, जो कि हम रोज यूज करते हैं खाने में। ठीक है, तो ये समुद्र में पाया जाता है क्लोरीन। ठीक है, इनके लवण समुद्रों में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हैलोजन कहा गया। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, हैलो प्लस जेंस। हैलो का अर्थ है समुद्री लवण, सी साल्ट, और जेंस का अर्थ है उत्पन्न करना, क्रिएट। ठीक है, जनरेट। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इस लवण समुद्रों में पाए जाते हैं, इसी प्रकार सबसे ये यूज किया जाता है हम खाने में NaCl। बाकी NaBr, NaI, NaF ये सब भी मौजूद होते हैं सी वाटर में। ठीक है, तो इनके लवण चूंकि समुद्रों में पाए जाते हैं, इसीलिए हम इनको हैलोजन कहते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हैलोजन की जो आक्सीकारक क्षमता है उसका घटता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर से नीचे जब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और सबसे नीचे कौन है? हैलोजन। तो इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण जो करेगा उसका क्या होगा? अपचयन, और वो दूसरे का क्या करेगा? आक्सीकरण, और इस प्रकार से क्या कहलाएगा? आक्सीकारक कहलाएगा। अब हम प्रवृत्ति की बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे ज्यादा आक्सीकारक फिर कौन हो गया? फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा आक्सीकारक हो गया, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। तो ध्यान दीजिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर हैलोजन की आक्सीकारक क्षमता या नहीं पूछी गई है, आक्सीकारक क्षमता या अपचायक क्षमता, यहाँ पर क्या पूछा गया है? हैलोजन अम्ल। तो ये हैलोजन है, ध्यान दीजिए, ये हैलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये कौन है? हैलोजन है। अब ये हैलोजन अम्ल कब हो जाएंगे? जब इनमें H जुड़ जाएगा। ठीक है, तो HF क्या हो गया? हैलोजन अम्ल हो गया। इसी प्रकार से HCl क्या हो गया? हैलोजन अम्ल हो गया। HCl तो खूब जानते हो, खूब इसका यूज किया जाता है केमिस्ट्री में। इसी प्रकार से HBr क्या हो गया? हैलोजन अम्ल हो गया। इसी प्रकार से HI क्या हो गया? हैलोजन अम्ल हो गया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आक्सीकारक कौन होगा? यहाँ पर घटता क्रम लिखना है हमें। तो सबसे ज्यादा आक्सीकारक कौन होगा? ये HF, उससे कम HCl, उससे कम HBr, और सबसे कम HI। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से आप देखिए, अब आक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम। ठीक है, इंक्रीजिंग नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या करना है? हमें उल्टा कर देना है। चिन्ह कैसे हो जाएंगे? आक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम में ऐसे चिन्ह बनाए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे कम आक्सीकारक कौन है? HI, यहाँ पर HI आ जाएगा। उससे कम कौन है? HBr। उससे कम कौन है? सॉरी, उससे ज्यादा कौन है? HI से ज्यादा है HBr, और HBr से ज्यादा कौन है आक्सीकारक? HCl। बढ़ता क्रम लिखना है ना, और सबसे ज्यादा आक्सीकारक कौन है? HF है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से ये कौन सा क्रम हो गया? आक्सीकारक क्षमता का घटता और बढ़ता क्रम। ठीक है, इसी प्रकार से आपका आता है अपचायक क्षमता का घटता क्रम। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अपचायक क्षमता होती है वो आक्सीकारक क्षमता की उल्टी होती है। अगर अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा किसकी, आक्सीकारक क्षमता सबसे ज्यादा HF की है, तो अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होगी? HI की होगी। तो यहाँ पर हमें घटता क्रम लिखना है। तो घटते क्रम में चिन्ह कैसे बनेंगे? घटते क्रम में चिन्ह कैसे बनेंगे? ऐसे चिन्ह बनाए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अपचायक कौन हुआ? सबसे ज्यादा आक्सीकारक HF है, तो सबसे ज्यादा अपचायक कौन हो गया? HI हो गया। समझ में बात आ गई? ये HI सबसे ज्यादा अपचायक हो गया, और इसके बाद किसका नंबर आएगा? HBr का नंबर आएगा। उसके बाद किसका आएगा? HCl, और इसके बाद HF। एक क्वेश्चन कंपटीशन में भी खूब आते हैं,
इसलिए इनको ध्यान से समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। और इसके बाद इसी प्रकार से जो आपका है अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम। अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम क्या होगा? अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में हम ध्यान दीजिए क्या बढ़ते क्रम में इस तरह से लिखा जाएगा, इसी का उल्टा कर दिया। अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है? HI की, तो सबसे कम किसकी है? HF की, तो सबसे कम HF की हो गई। उसके बाद किसका नंबर आएगा? HCl। उसके बाद किसका नंबर आएगा? HBr का। और उसके बाद किसका नंबर आएगा? HI का। तो बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से अपचायक क्षमता का घटता क्रम और अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम आपको इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिएगा। PDF आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उससे नोट कर लीजिएगा, उसमें आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अच्छी तरह से इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मैं समझता हूँ। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक पर पहुँचते हैं। ठीक है, इसी विद्युत रासायनिक श्रेणी अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से की एप्लीकेशन से संबंधित ही दो क्वेश्चन है, एक दो उनको पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये 3 धातुएं दी हुई हैं। कौन कौन सी 3 धातुएं दी हुई हैं? Hg, Ag, Fe। इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगी? तो हमने आपको कल पिछले टर्न पर बताया था, कल की वीडियो में, कि वे धातुएं जो ऊपर हैं वो अपने से नीचे वाली धातुओं को अपचयित कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। क्योंकि ऊपर वाली धातु की क्रियाशीलता ज्यादा होती है अपने से नीचे वाली धातु से। ठीक है, तो ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को विस्थापित कर देती है। तो यहां पर बात क्या की जा रही है कि इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो कॉपर सल्फेट विलयन से यानी CuSO4 विलयन से Cu को विस्थापित कर देगी। ऐसी इनमें से कौन सी धातु है? तो ध्यान दीजिए, तो कौन सी धातु ऐसी होगी जो Cu को विस्थापित कर देगी कॉपर सल्फेट विलयन से? तो वो धातु होगी जो Cu से ऊपर होगी। अब देखिए Hg कहाँ है, Cu का स्थान कहाँ है? ए आपका Cu हो गया। ठीक है, क्या हो गया? Cu हो गया। इसके बाद Hg कहाँ है? Hg नीचे है, ये आपका Hg हो गया। ठीक है, इसके बाद Ag कहाँ है? Ag भी Cu से नीचे है। तो कॉपर को ना तो Hg विस्थापित कर पाएगा ना ही Ag कर पाएगा, क्योंकि Hg और Ag दोनों का स्थान Cu से नीचे है। दैट मीन्स इनकी क्रियाशीलता कम है, इसीलिए Hg और Ag Cu को विस्थापित नहीं कर सकते। और Fe का स्थान कहाँ है? तो Fe आपका जो है वो यहाँ है, ये देखिए Fe। तो Fe का स्थान ऊपर है, Cu का स्थान नीचे है, इसीलिए Fe क्या करेगा? CuSO4 विलयन से Cu को विस्थापित कर देगा। क्या होगा? Cu यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी, और Cu ऐसे कर लीजिए। Fe ने Cu को हटा दिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस Cu। Cu नीला होता है। यहाँ पर एक बात और भी समझ लीजिए, पिछले टर्म पर भी मैं बता चुका हूं कि क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो ये नीला कॉपर जो है वो कील पर चिपक जाता है, विलयन का रंग नीला नहीं, सॉरी, विलयन रंगहीन हो जाएगा, कील का रंग नीला हो जाएगा। क्वेश्चन क्या आता है कि क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर कील का रंग नीला हो जाता है? तो कील का रंग नीला क्यों हो जाएगा? ये जो कॉपर बनेगा ये नीले रंग का है, ये कील पर जमा हो जाएगा और इस प्रकार से कील कैसी हो जाएगी? नीली हो जाएगी। और विलयन जो कि कॉपर आयन की वजह से नीला था वो रंगहीन हो जाएगा। समझ में बात आ गई? इसका उल्टा भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिए, अब यहां पर क्या है? तो Fe ने Cu को विस्थापित करे, लेकिन क्या Hg विस्थापित कर पाएगा? CuSO4 प्लस Hg, कोई रिएक्शन होगी? नो रिएक्शन। ठीक है, इसी प्रकार से CuSO4 प्लस Ag, एरो, नो रिएक्शन, ये भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ना तो Hg विस्थापित कर पाएगा ना ही Ag कर पाएगा। कौन विस्थापित करेगा? Fe। Hg Ag विस्थापित क्यों नहीं कर पाएंगे? Hg Ag विस्थापित क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इनका स्थान Cu से नीचे है, यानी इनकी क्रियाशीलता Cu से कम है। Fe विस्थापित क्यों कर देगा? क्योंकि Fe का स्थान Cu से ऊपर है, यानी Fe की क्रियाशीलता Cu से अधिक है, इसीलिए Fe Cu को उठाकर पटक देगा। समझ में बात आ गई? यानी अपचयित कर देगा। बात समझ में आ गई?
तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आपको कुछ धातुएं दे दी जाएंगी, यही जरूरी नहीं ये वाला क्वेश्चन है, कोई भी आ सकता है। जैसे आपको यहाँ पर दे दिया कि निम्न में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगी। तो इनमें से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगी? जो कॉपर से ऊपर होगी, और कॉपर से ऊपर कौन है? Fe है, इसीलिए Fe कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान दीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुछ धातुएं आपको दे दी गई हैं, ZnCuMgAg, ZnCuMgAg, और आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी घटती हुई ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति के क्रम में लिखिए। घटती हुई ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति का क्रम। ठीक है, इन धातुओं की घटती हुई ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति का क्रम लिखना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सीधे सीधे एक ही पॉइंट पर जाया करिए धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने पर। सबसे ऊपर जो धातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा त्यागेंगी, और ज्यादा त्यागेंगी तो क्या होगा? उनका ऑक्सीकरण ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन को त्याग करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों के निकलने की प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऊपर वाली धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक है तो उनका ऑक्सीकरण अधिक होगा। ठीक है, उनका ऑक्सीकरण अधिक होगा, ऑक्सीडेशन अधिक होगा, और ऑक्सीकरण अधिक होगा मतलब उनमें ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। दैट मीन्स ऊपर वाली जो धातुएं हैं, जो ऊपर है उसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक है। तो ध्यान दीजिए, तो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति का घटता क्रम आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन होगा? तो आपको ये टेबल तो ऐसे याद रहेगी नहीं, आप जो मैंने आपको गाना लिखवाया है, जो पोएम लिखवाई है उसको आप गाइए और क्रम बनाइए। गाना गाइए, क्रम बनाइए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो गाना गाइए। लिखवा सर का नाम जी, मैग्नीशियम पहले आ गया, मैग्नीशियम पहले आ गया। ठीक है, आपको ट्रिक बता रहा हूं, आप गाना गाते जाइए और इसको बनाते जाइए। घटती हुई क्रम लिखा तो सबसे पहले घटते हुए चिन्ह बना लिए। ठीक है, अब ऑक्सीकृत कौन होगा? जो ऊपर है। ठीक है, तो ऊपर वाली धातु में ऑक्सीकृत होने की क्षमता ज्यादा होगी। तो आप गाना गाइए, जो आता जाए उसको यहां से नोट करते जाइए। लिखवा सर का नाम जी, अलमन जिम जिंग, तो ये जिंक आ गया। जिम्फे कर्टल, तांबा पारा चांदी, तांबा Cu पारा चांदी, ये इसका क्रम होगा। ठीक है, ऑक्सीकृत होने की घटती हुई प्रवृत्ति का ये क्रम होगा। इस क्वेश्चन को बोर्ड पूछ चुका है, अब आपको मैं दिखा देता हूं। देखो Mg ये है। ठीक है, Mg के बाद कौन है? ये Zn इससे नीचे है। Mg ऊपर है, Zn नीचे है। Mg की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, Zn की कम होगी। इसके बाद आपका कॉपर और नीचे है, इसके बाद चांदी और नीचे है। समझ में बात आ गई? तो गाना गाइए, क्रम बनाइए। लिखवा सर का नाम जी, अलमन जिम्फे कटल कोनी सन की लेड है, तांबा पारा चांदी। इस प्रकार से ऑक्सीकृत होने की घटती हुई प्रवृत्ति का ये क्रम हो गया। अब हम एक ऐसे क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड कई बार पूछता है, बहुत इंटरेस्टेड है। आपको एक रिएक्शन दे दी जाती है और उस रिएक्शन में आपसे पूछा जाता है कि कारण सहित बताइए कि यह अभिक्रिया संभव है या नहीं है। ठीक है, कारण सहित बताइए कि यह अभिक्रिया संभव है या नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? मान लो आपको यह रिएक्शन दे दी गई कि कारण सहित बताइए कि यह अभिक्रिया संभव है या नहीं है। 2KCl प्लस I2 एरो 2KI प्लस Cl2। ठीक है, आपको यह रिएक्शन दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि यह अभिक्रिया संभव है या नहीं संभव है, यह बताइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सिंपल सी बात है, अगर काम सीधा हो रहा है, जनरली जैसा होना चाहिए, ठीक है, अगर काम वैसा हो रहा है तो अभिक्रिया संभव है, और अगर काम उससे अलग हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए अभिक्रिया में वो हो रहा है, तो वो अभिक्रिया संभव नहीं है। अब यहां पर क्या हो रहा है? आयोडीन Cl को विस्थापित कर रहा है, आयोडीन ने Cl को पटक दिया। अब हम इस पर विचार करेंगे इस श्रेणी में कि क्या आयोडीन Cl को विस्थापित कर सकता है।
तो हम यहाँ पर आ गए, हम मिलने आ गए आयोडीन से और क्लोरीन से। चलो आयोडीन क्लोरीन से मिलने चलते हैं, ठीक है। हम आयोडीन क्लोरीन से मिलने पहुंचे तो हमने देखा आयोडीन का स्थान ऊपर है, क्लोरीन का स्थान नीचे है। अधातुओं में मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि नीचे वाली अधातु ऊपर वाली धातु को विस्थापित कर सकती है। धातुओं में ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को विस्थापित करेगी, लेकिन अधातुओं में नीचे वाली अधातु ऊपर वाली अधातु को विस्थापित करेगी। यानी क्लोरीन आयोडीन को विस्थापित कर सकती है, लेकिन आयोडीन क्लोरीन को विस्थापित नहीं कर सकती। समझ लीजिए, क्लोरीन आयोडीन को विस्थापित कर सकती है, लेकिन आयोडीन क्लोरीन को विस्थापित नहीं कर सकती। अगर क्लोरीन किसी अभिक्रिया में आयोडीन को विस्थापित कर सकती है तो सब कुछ ठीक है भैया, तो अभिक्रिया संभव है। लेकिन अगर किसी अभिक्रिया में आयोडीन ने क्लोरीन को विस्थापित कर दिया तो अभिक्रिया संभव नहीं है। और यहां पर यही हो रहा है, आयोडीन ने क्लोरीन को पटक दिया। आयोडीन की इतनी मजाल कि क्लोरीन को उठाकर पटके, अतः अभिक्रिया संभव नहीं है। ये अभिक्रिया संभव नहीं है, संभव नहीं। समझ में आ गई बात? ये अभिक्रिया संभव नहीं। ओके, तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि कोई अभिक्रिया संभव है या नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। समझ में बात आ गई? तो ध्यान दीजिए कि जो KCl है, KCl में आयोडीन ने Cl को विस्थापित कर दिया, ये संभव नहीं। इसी प्रकार से मेटल्स में आ गया। मान लो एक रिएक्शन आ गई आपको पेपर में कि बताइए कि ये अभिक्रिया संभव है कि नहीं है। Zn का होल ट्वाइस, Zn का होल ट्वाइस प्लस 2Ag एरो 2Ag NO3 प्लस Zn। अब जरा देखिए इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, Ag ने Zn को विस्थापित कर दिया, Zn को पटक दिया। अरे भगवान, ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पर क्या है। अब हम Zn और Ag से मिलने चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो Zn आपका ये है आपका Zn, ये मिल गया, ये Zn है, ठीक है। और Ag कहाँ है? Ag आपका ये है, ये Ag है। तो Zn का स्थान ऊपर है, Ag का स्थान नीचे है। Ag Zn को विस्थापित कर देगा? नहीं करेगा। Zn का स्थान ऊपर है, Zn की क्रियाशीलता ज्यादा है, Ag की क्रियाशीलता कम है, तो Zn Ag को विस्थापित कर सकता है। Ag कभी Zn को विस्थापित नहीं कर सकता। यहां पर क्या हो रहा है, Ag ने Zn को विस्थापित कर दिया, अतः यह अभिक्रिया भी संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये जरूरी नहीं कि हर बार आपसे असंभव वाली अभिक्रिया ही पूछी जाएगी, ठीक है। अगर मान लो यही अभिक्रिया इस तरह से दी होती, 2Ag NO3 प्लस Zn एरो Zn NO3 का होल ट्वाइस, यानी उसकी उल्टी अभिक्रिया होती प्लस 2Ag, तो ये अभिक्रिया संभव होती, क्योंकि Zn यहाँ पर Ag को विस्थापित कर रहा है, कर सकता है। तो यह अभिक्रिया कैसी है? संभव है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से कोई अभिक्रिया संभव है या नहीं है, इसका पता आप आसानी से लगा सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं आसानी से आप लोगों को। इसके बाद अगला एक और अंतिम क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, ठीक है, कि सोडियम, क्वेश्चन है कि सोडियम साधारण ताप पर, सोडियम जल से अभिक्रिया करता है, किस ताप पर? साधारण ताप पर क्रिया करता है, ठीक है। और मैग्नीशियम जो है वो जल के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कारण है कि सोडियम उच्च साधारण ताप पर ठंडे जल के साथ ही क्रिया कर लेता है, जबकि मैग्नीशियम उच्च ताप पर क्रिया करता है। मैग्नीशियम उच्च ताप पर जल से क्रिया क्यों करता है? तो ध्यान दीजिए, चलिए चलते हैं मैग्नीशियम और सोडियम से मिलने। जो भी क्वेश्चन आए विद्युत रासायनिक श्रेणी की एप्लीकेशन से संबंधित, उसमें आपको क्या करना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी पर जाना है, वहां जाकर के उन एलिमेंट से, उन मेटल और नॉन मेटल से आपको मिलना है और देखना है क्या माजरा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो हम सोडियम और मैग्नीशियम से मिलने चलते हैं। तो ये आपका सोडियम है और ये आपका मैग्नीशियम है। हमने कल बताया था कि Mg से लेकर के Fe तक की जो धातुएं हैं वो गर्म जल के साथ क्रिया करती हैं, और Mg से ऊपर वाली जितनी भी धातुएं हैं वो ठंडे जल के साथ क्रिया करती हैं साधारण ताप पर,
ठीक है। तो अब क्यों ऐसा हुआ, Na और Mg देखिए, Na का स्थान ऊपर है, Mg का स्थान नीचे है, ठीक है। तो Na की क्रियाशीलता ज्यादा हुई, Mg की क्रियाशीलता कम हुई। तो Na की क्रियाशीलता ज्यादा है तो इसीलिए ये साधारण ताप पर ही क्रिया कर लेगा, जबकि Mg की क्रियाशीलता कम है, इसीलिए उसको क्रिया करने के लिए अब आपको ज्यादा ताप देना पड़ेगा, उच्च ताप की जरूरत पड़ेगी। तो सोडियम साधारण ताप पर ही क्रिया कर लेता है। कैसे क्रिया करता है देखिए, कल मैंने इसको कराया भी था, Na प्लस 2HOH एरो 2Na, तो 2Na और 2OH, ये वाले 2OH क्या बन जाएगा, 2NaOH प्लस और 2H क्या बन जाएगा, H2। समझ में बात आ गई। इसी प्रकार से आपका जो मैग्नीशियम है वो जो है 2HOH, ये किस पर करेगा, साधारण ताप पर, साधारण ताप पर रिएक्शन करेगा, और आपका जो मैग्नीशियम है वो उच्च ताप पर क्रिया करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर Mg और 2OH क्या बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस ये वाले जो 2H हैं क्या बन जाएंगे, H2 बन जाएंगे। समझ में बात आ गई। तो इस प्रकार से सोडियम साधारण ताप पर जल से क्रिया करता है और मैग्नीशियम उच्च ताप पर क्रिया करता है। क्यों, क्योंकि सोडियम का स्थान श्रेणी में ऊपर है, मैग्नीशियम का स्थान नीचे है, अतः सोडियम की क्रियाशीलता मैग्नीशियम से अधिक है, इसीलिए सोडियम आसानी से साधारण ताप पर ही जल्दी से क्रिया कर लेता है, जबकि मैग्नीशियम को क्रिया कराने के लिए थोड़ा ताप देना पड़ता है, ठीक है। तो मैं समझता हूं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और अपने साथियों को, अपने साथ के स्टूडेंट्स के लिए आप सूचित करिए, जिससे कि वो भी हमारे इन क्लासेस से जुड़ पाएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।